महंत नरेंद्र गिरी की मौत की उस अनसुलझी गुत्थी की जिसे 7 दिन हो चुके हैं। पर यह गुत्थी नहीं सुलझी कि 20 सितंबर के दिन बाघंबरी में क्या हुआ था। लेकिन जो अब तक नहीं हुआ वो आज होगा, क्योंकि अब महंत के मुजरिम खुद बोलेंगे और एक राज खोलेंगे। ये आरोपी अब सीबीआई की कस्टडी में है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। सितंबर वाले राज का होगा पर्दाफाश। बाघंबरी मठ में शिष्यों से पूछताछ। सीबीआई ने क्राइम सीन का किया रिक्रिएशन। महंत नरेंद्र गिरी की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने का काम सीबीआई कर रही है। ऐसे में सीबीआई ने प्रयागराज में डेरा डाल दिया है और लगातार दूसरे दिन सीबीआई ने बाघंबरी मठ में दफन उस राज को बाहर निकालने के लिए पूछताछ और तफ्तीश का दौर जारी रखा, जो 20 सितंबर के बाद मानो रहस्य बन चुका है। सीबीआई ने सबसे ज्यादा पूछताछ जो है मुझसे की है। जितने विद्यार्थी है सबसे पूछताछ, किसी एक व्यक्ति से नहीं हो रही है, सबसे हो रही है। जो भी मठ के अंदर है सबसे पूछताछ हो रही है। लेकिन बलबीर गिरी से भी हो रही है। ऐसा नहीं, सबसे हो रही है। सबको पूछा जा रहा है कि आपके महाराज के क्या संबंध है, महाराज क्या खाते थे, क्या पीते थे, कहाँ रहते थे, उस समय कौन यहाँ पे था, कौन पानी, वो सब चीजें जो भी यहाँ हुई है उस सब की जो बातें जो है सबको जो है पूछी जा रही है। महंत की मौत की जांच कर रही सीबीआई ने मठ में पहुंचकर उस कमरे की बारीकी से तफ्तीश की, जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था। इस दौरान सीबीआई ने उन 3 सेवादारों को कमरे में ले जाकर पूछताछ भी की, जो मौत के बाद सबसे पहले कमरे में दाखिल हुए थे। दूसरे दिन भी सीबीआई ने किया रिक्रिएशन। सीबीआई ने मठ के कमरे की पड़ताल की। कमरे में सबसे पहले दाखिल होने वाले सेवादारों से हुई पूछताछ। सीबीआई ने घटनाक्रम की कराई वीडियोग्राफी। सीबीआई की टीम ने आज लगातार दूसरे दिन एक पुतले का इस्तेमाल किया। बोरे में रुई और भूसा भरा गया। इसके साथ साथ 85 किलो के बाट इसमें रखे गए। महंत नरेंद्र गिरी का वजन भी 85 किलो के ही आसपास था। और इस दौरान उन 3 शिष्यों को खास तौर पर यहाँ रखा गया था, जिन्होंने घटना के बाद सबसे पहले दरवाज़ा तोड़ा था, रस्सी काटी थी, महंत नरेंद्र गिरी के शव को नीचे उतारा था। तो सीबीआई की टीम ने लगातार कई बार क्राइम सीन दोहराया। और आपको बता दें कि कल रविवार के दिन भी सीबीआई ने इसी तरीके से रिक्रिएशन किया था। लेकिन कल 2-3 बार जब रिक्रिएशन किया जा रहा था तो उसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा था। और इसी फर्क को दूर करने के लिए सीबीआई की टीम ने आज एक बार फिर से रिक्रिएशन किया। जब सीबीआई की टीम मठ के अंदर दाखिल हुई, उस दौरान गहमा गहमी देखने को मिली, क्योंकि जहां एक तरफ उस कमरे के अंदर 20 सितंबर को क्या कुछ हुआ इसकी पूरी डिटेल सेवादारों से पूछताछ के दौरान खंगाली जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ चल रहा था पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन। सीबीआई ने महंत की मौत मामले का किया रिक्रिएशन। सीबीआई ने रिक्रिएशन के लिए तैयार कराया था पुतला। बोरे में रुई और घास भरकर बनाया गया था पुतला। महंत के वजन के बराबर के पुतले से किया रिक्रिएशन। रिक्रिएशन के साथ साथ सीबीआई उस तथ्य को भी खंगाल रही है, जिसमें काफी देर तक जब महंत ने दरवाजा नहीं खोला था और दरवाजा तोड़ने का जिक्र महंत के एक शिष्य ने किया था। फिर फोन लगाए, फोन बंद था। तो फिर 2-3 बार खटखटाए, फिर बात चल। हाँ तब एक बार खटखटाने में हमेशा खोल दे। फिर नहीं खोले, फिर दरवाजा तोड़े, फिर देखे वहीं लटके थे। तो तुमको उतारना नहीं चाहिए था, तुम लोग तुरंत खबर करना चाहिए था। टोए तो ठंडा हो गए थे तो बुलाना चाहिए था ना तुरंत। नहीं तुम लोग उतार दिए, कहीं उतार दिए हैं। महंत नरेंद्र गिरी के साथ 20 सितंबर को क्या हुआ, इसकी एक एक परत सीबीआई खंगाल रही है। क्या आखिर कब और कितने बजे आखिरी बार महंत को देखा गया था? कैसे दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुआ था शिष्य? कमरे में दाखिल होने के बाद शिष्य ने क्या देखा? महंत के शव को फांसी के फंदे से उतारने के लिए क्या कुछ किया गया? 3 हिस्सों में कैसे काटी गई रस्सी?
अखाड़ा परिषद के दिवंगत अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी के मामले की जांच कर रही सीबीआई आज लगातार तीसरे दिन भी बाघंबरी मठ में ही डटी रही। सीबीआई की टीम ने आज लगातार दूसरे दिन भी उस हैंगिंग रूम में क्राइम सीन का रिक्रिएशन यानी नाट्य रूपांतरण किया, जहां पर महंत नरेंद्र गिरी ने फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। मठ में सीबीआई काफी देर तक मौजूद रही और पूरे परिसर के एक एक कोने को सीबीआई ने खंगाला। रविवार को सीबीआई ने की थी तफ्तीश, मठ में मौजूद सेवादारों से की थी पूछताछ, बलबीर गिरी, धनंजय और सर्वेश द्विवेदी से भी हुई थी पूछताछ। सीन रिक्रिएशन की सीबीआई ने की थी वीडियोग्राफी। फिलहाल सीबीआई तेज रफ्तार से महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़े मामले की तफ्तीश कर रही है और बाघंबरी मठ में दफन उस राज का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है जो गवाहों, आरोपियों, सुसाइड नोट और सबूत के बीच दफन है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। और अब बात प्रियंका गांधी के प्रतिशोध की। प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर यूपी दौरे पर है। सोमवार दोपहर प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची। जानकारी के मुताबिक प्रियंका 5 दिन के यूपी दौरे पर आई है, जहां पर वो कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगी, जबकि मंगलवार को प्रदेश के हर जिले में आंदोलन कर उस प्रतिशोध का बदला लेंगी जो प्रतापगढ़ से शुरू हुआ है। प्रतिशोध प्लान 2022 के दंगल का सबसे बड़ा ऐलान। प्रियंका ने डाला लखनऊ में डेरा, यूपी के जिले जिले में कांग्रेस बनाएगी घेरा। यूपी में कांग्रेस का सूखा खत्म करने के लिए प्रियंका ने एक बार फिर से यूपी में खूंटा गाड़ दिया है। यह सितंबर महीने में दूसरी बार है जब प्रियंका यूपी आई हैं, लेकिन इस बार उनका यूपी दौरा कई मायनों में खास है, जिसका ट्रेलर 28 सितंबर को यूपी के हर जिले में देखने को मिलेगा। कांग्रेस का यह आंदोलन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी और विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा पर दर्ज हुई उस एफआईआर के विरोध में हुआ, जिसको लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। पिछले दिनों जिस तरह आदरणीय श्री प्रमोद तिवारी जी, सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा जी, मोना जी पर मुकदमे दर्ज हुए, सरकार द्वारा जानबूझकर प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, फर्जी मुकदमे लिखे गए। कांग्रेस पार्टी यह मांग कर रही है कि पूरे घटना की न्यायिक जांच हो। दरअसल प्रतापगढ़ के सांगीपुर ब्लॉक में शनिवार को गरीब कल्याण मेला आयोजित हुआ था, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, बात हाथापाई तक पहुंच गई। बाद में इस पूरे मामले में 70 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। इसी में 2 नाम कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा का भी है। अब प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस इस आंदोलन के जरिए जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देगी कि अगर उनके साथ अत्याचार हुआ तो पार्टी के शीर्ष नेता उनके साथ खड़े हैं। लेकिन ये प्रियंका के यूपी दौरे का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि प्रियंका गांधी 5 दिन तक यूपी में रहेंगी और कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए चुनावी शंखनाद का ऐलान करेंगे। हमारे पास प्रियंका जी का करिश्माई नेतृत्व इस बार है। वो हमारी प्रभारी हैं और उन्होंने संगठनात्मक स्तर पर पिछले 2 साल में बहुत काम किया है, जिसकी वजह से हमारा संगठन तैयार है और हम पूरी तरह से अब चुनावी मोड में आ चुके हैं। मैं भी निकल रहा हूं, अभी प्रियंका जी की भी रैलियां प्रस्तावित हैं, वो भी प्रदेश में निकलेंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने यूपी में 12,000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस यूपी की उन सीटों तक जाएगी जहां वो मजबूत है। लेकिन जमीन पर प्रियंका क्या कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगी? क्या वो जोश भर पाएंगी जो भाजपा अपने कार्यकर्ताओं में भरती है? क्योंकि अब यूपी चुनाव में सिर्फ 4 महीने का ही समय बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात मायावती के गुस्से की, जिसने यूपी का सियासी पारा चढ़ा दिया है। मायावती का गुस्सा भाजपा की मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है, जिसे मायावती ने चुनावी हथकंडा बताया। लेकिन सवाल यह है कि मायावती को यह गुस्सा तभी क्यों आता है जब कोई उनके वोट पर सेंधमारी करता है। मंत्रिमंडल का विस्तार माया को नहीं स्वीकार। योगी कैबिनेट में दलितों की हिस्सेदारी
या बसपा में सेंधमार? मैं पलटू राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी सरकार की कैबिनेट विस्तार ने विपक्ष में हड़कंप मचा दिया है और सबसे ज्यादा बेचैन तो अगर कोई है तो वो है बसपा सुप्रीमो मायावती, जिन्हें योगी सरकार में दलितों और पिछड़ों की हिस्सेदारी फूटी आंख नहीं सुहा रही। मायावती ने योगी सरकार के इस विस्तार को वोटों को साधने वाला विस्तार बताया और यहाँ तक कह दिया कि जिन मंत्रियों को मंत्री बनाया गया है उन्हें मंत्री पद स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। अब सवाल इस बात का है कि मायावती योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर इतनी आग बबूला क्यों है और क्यों वो पानी पी पी कर भाजपा को कोस रही हैं और क्यों इस विस्तार को यूपी चुनाव से जोड़कर उठाया हुआ कदम बता रही हैं। तो एक लाइन में इसका जवाब है दलित वोट में सेंध मारे। संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा, क्योंकि योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को अगर देखें तो इसमें अनुसूचित जाति के पलटू राम और दिनेश खटीक को मंत्री बनाया गया है। अब मायावती इसे दिखावा बताकर ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि दलितों का अगर कोई हितैषी है तो वो खुद है। कोई और पार्टी खुद को दलित हितैषी बताए ये उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं। ये उनके लिए हो सकता है 3-4 महीने। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो 24 घंटे हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। ये विपक्ष जो कह रहा है वो अपनी खींच मिटाने के लिए कह रहा है। अब ये मायावती जी का अपना सोच है। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार अपने तरह से काम करती है। जैसी आवश्यकता थी आवश्यकता के अनुसार मंत्रिमंडल में लोगों को चुना गया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब मायावती इस तरह से नाराज हुई हैं। मायावती हाल ही में उस वक्त भी नाराज हो गई थी जब पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। मायावती ने कांग्रेस को दलित विरोधी बताते हुए चन्नी को सीएम बनाने के फैसले को चुनावी हथकंडा बताते हुए दलितों को कांग्रेस से सावधान रहने तक के लिए कह दिया था। तो क्या मायावती को हर कदम चुनावी लगता है, फिर चाहे भाजपा का मंत्रिमंडल विस्तार हो या कांग्रेस का? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मायावती को दलितों के हित की चिंता है या फिर अपनी, क्योंकि मायावती हमेशा से दलित वोट को अपनी जागीर समझती रही हैं, लेकिन अब उनका ये मजबूत किला पिछले कुछ चुनावों से खिसकता दिख रहा है। और अब मायावती को कहीं न कहीं डर है कि जिस तरीके से भाजपा ने मंत्रिमंडल विस्तार में दलितों को जगह दी, उससे कहीं न कहीं दलितों का झुकाव भाजपा के लिए हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो 2022 के चुनाव में बसपा को बड़ा नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और अब बात बंद पर बुलंद सियासत की। 10 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों ने सोमवार को भारत बंद बुलाया। इस बंद के जरिए किसानों ने अपनी ताकत का एहसास कराया कि भले ही उनके आंदोलन को 300 दिन हो चुके हों, लेकिन जोश अब भी पहले दिन वाला है। अगला कदम भाई और 5-7 दिनों में बता देंगे क्या होगा। किसानों का बंद आंदोलन कितना बुलंद। भारत बंद सफल रहा। कृषि कानून की लड़ाई या चुनावी चढ़ाई, किसका चुनाव प्रचार कर रहे हैं हम किसी का चुनाव प्रचार नहीं करते। आंदोलन का नाम शहर शहर चक्का जाम। 2 घंटा वो जाम में फंसी हुई, दिक्कत तो बहुत हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद योगी सरकार ने मंत्रियों को विभाग भी आवंटित कर दिए हैं, तो विभागों का बंटवारा हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। योगी सरकार ने नए मंत्रियों को विभाग दे दिए हैं और जितेंद्र प्रसाद को तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया है। दिनेश खटीक जल शक्ति विभाग संभालेंगे। वहीं पलटू राम को सैनिक कल्याण विभाग और होमगार्ड विभाग का दायित्व सौंपा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो जिन मंत्रियों ने कल शपथ ली थी, अब उन्हें विभाग भी सौंप दिए गए हैं। और किसे क्या मिला है वो हम आपको दिखा रहे हैं। संगीता बिंदु को सहकारिता विभाग दिया गया है। जितेंद्र प्रसाद को अगर हम बात करें तो इन्हें तकनीकी शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। दिनेश खटीक जल शक्ति विभाग की जिम्मेदारी, संजीव कुमार को समाज कल्याण विभाग सौंपा गया है। वहीं धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास
मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो जो भी मंत्री थे उन्हें अब विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। जितिन प्रसाद तकनीकी शिक्षा संभालेंगे और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, किसे क्या मिला है, किसे कौन सा मंत्रालय संभालना है? देखिए, जितिन प्रसाद की अगर हम बात करें तो जितिन प्रसाद प्राविधिक शिक्षा विभाग के मंत्री हैं और पलटू राम सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रांतीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा विभाग मिला गया है। डॉक्टर संगीता बलवंत सहकारिता विभाग में है तो धर्मवीर प्रजापति औद्योगिक विकास विभाग दिया गया है। छत्रपाल सिंह गंगवार को जो विभाग दिया गया है उसका नाम है राजस्व विभाग और संजीव कुमार समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में, दिनेश खटिक जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग दिया गया है। तो ये जो विभागों का बंटवारा है जिस हैसियत का है, जिस काबिलियत को रखता है, उसके हिसाब से उसे विभाग दिए गए हैं। लेकिन रही बात जितिन प्रसाद को, तो जितिन प्रसाद चूंकि एचआरडी में भी काम कर सकते हैं, बड़ा अनुभव है उनके पास, स्टील मिनिस्टर भी रहे हैं वो, केंद्र पेट्रोलियम भी उनके पास रहा है, सरफेस ट्रांसपोर्ट भी रहा है, तो उनके पास यूपीए 1, यूपीए 2 में केंद्रीय मंत्री के तौर पर एक बड़ा अनुभव है। और अनुभव के हिसाब से अब वो कितना प्राविधिक शिक्षा विभाग का जो दायित्व है उसे कैसे वो संभाल पाते हैं, टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि एचआरडी का जो उनका अनुभव है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर के तौर पर, राज्य मंत्री के तौर पर वो रहे हैं मनमोहन सिंह की सरकार में, तो लगता है कि वो शिक्षा का जो उनका अनुभव है उसके हिसाब से उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल वीरेश जी, और ये भी जानना चाहेंगे कि तमाम समीकरण तो सत्य हैं, उस पर सियासत भी शुरू हो गई है। मंत्रालयों का जो बंटवारा हुआ है योग्यता के आधार पर ही है कि या फिर उसमें भी कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है? देखिए, अगर उसकी बात करें मंत्रिमंडल के विस्तार का और मंत्रिमंडल में किसको क्या विभाग मिला है, ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। लेकिन जाहिर सी बात है जो राजनीतिक दल हैं और वो जब कोई भी काम करते हैं, क्योंकि नाम है राजनीतिक दल है, राजनीति करना है, तो जाहिर सी बात है उन समीकरणों को भी वो ध्यान में जरूर रखते हैं कि किस व्यक्ति को क्या बनाया जा रहा है। उसकी क्षमता के अनुसार अगर पार्टी को फायदा हो सके उसके विभागों के बंटवारे से, तो वो विभाग भी दिए जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल को चुनाव भी लड़ना होता है। तो अपने जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो मंत्री हैं, उनमें उनकी योग्यता के हिसाब से जन कल्याण की भावनाओं को रखते हुए पार्टी का भी ख्याल जरूर किया जाता है। तो जिन जिन लोगों को जो विभाग दिया गया है उनकी विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस विभाग का बंटवारा किया गया है। योगी मंत्रिमंडल का ये तीसरा और आखिरी बदलाव है। जैसा कि मैं कह रहा था कि जितिन प्रसाद जी को कैबिनेट मंत्री प्राविधिक शिक्षा विभाग का दिया गया है। केंद्र में वो एचआरडी मिनिस्टर के तौर पर सफल रहे हैं, राज्य मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह की सरकार में अच्छा कार्यकाल उनका रहा है। तो शिक्षा से जुड़ा विभाग उनको मिला है, तो वो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल नई बात नहीं, लेकिन सवाल वीरेश ये भी उठता है, वक्त बहुत कम है, बहुत तेजी के साथ फैसले लेने पड़ेंगे सभी मंत्रियों को अपने आप को ये बताने के लिए कि हम योग्य हैं। निश्चित से वक्त कम है, इस बात का एहसास मंत्रियों को भी है और मुख्यमंत्री को भी है। तो जिन्हें मंत्री बनाया गया है उन्हें ट्रेन किया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से, पार्टी हाईकमान की तरफ से, पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर जो स्वतंत्र देव सिंह हैं उनकी तरफ से, सुनील बंसल की तरफ से, कि वक्त कम है और आपको डिलीवर ज्यादा करना है, क्योंकि पार्टी अब चुनाव में जाने वाली है। और चुनाव में जाने वाली क्या है, ये पूरा जो समय जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दल और खासकर भारतीय जनता पार्टी तो पिछले लगभग 1.5 महीने से चुनाव में उतर चुकी है। और यही वजह है कि प्रियंका गांधी भी भाग के लखनऊ पहुंची हैं, अन्य लोग भी सक्रिय हैं। तो हम ये कहेंगे कि अब चुनाव में जाना है। चुनाव में पार्टियां जा चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी 1.5-2 महीने से जा चुकी है, उसके जो सारे कार्यक्रम हैं उसी हिसाब से लग रहे हैं। अब विपक्ष को ये समझ में आए कि ना आए कि वो चुनाव में कब जाना है, लेकिन तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार है, ये भी पार्टी के उस चुनाव के मद्देनजर ही देखा जाना चाहिए। बिल्कुल चुनाव के मद्देनजर ही है, उस पर भी आएंगे। वीरेश हमारे साथ आप बने रहिए। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किससे कौन सा विभाग मिला है। मंत्रियों के जो विभाग हैं उसका भी बंटवारा हो गया है और किसे क्या विभाग दिए हैं वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश, जिस तरीके से आपने कहा कि चुनावी मोड में सारे दल पहुंच गए हैं, ऐसे में अब इन नए मंत्रियों के सामने बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द कामकाज सीखें, संभालें और आचार संहिता से पहले कुछ फैसले ले लें।
जो राजनीति में आता है अवधेश, वो चुनौती लेकर आता है और राजनीति सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र होता है। तो इसलिए चुनौती स्वीकार करना इन नेताओं और खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता से नेता बने लोगों को प्रैक्टिस है, तो वो चुनौती स्वीकार करेंगे। और इसी मद्देनजर पार्टी हाईकमान ने, मुख्यमंत्री ने, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने इन नेताओं पर भरोसा किया है। और भरोसा इस बात का है कि ये 2022 के चुनाव के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण होंगे, देश के प्रदेश की जनता के लोक कल्याण के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण होंगे और ये बेहतर काम करेंगे। तो चुनौती स्वीकार करने की जो आदत है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, उसके मद्देनजर इन्हें ये दायित्व दिया गया है। और आप सोचिए कि 325 की गठबंधन को लेकर सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी और ऐसे इन 7 लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, तो जाहिर सी बात है पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा किया है और इन पर विश्वास किया है कि ये बेहतर तरीके से परिणाम देंगे और चुनाव में भी बेहतर होगा, जन कल्याण के लिए भी बेहतर होगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें शुभकामना भी दी है, उनके लिए मंगल कामना भी की है कि वो बेहतर हाथ मजबूत करेंगे मुख्यमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी को 2022 में अच्छे परिणाम भी दिलाएंगे। अवधेश बिल्कुल। और देखिए तस्वीर भी दिखा रहे हैं जितेंद्र प्रसाद, कैबिनेट मंत्री संगीता बिंद राज्य मंत्री सहकारिता विभाग मिला है, छत्रपाल गंगवार राज्य मंत्री राजस्व विभाग संभालेंगे, संजीव कुमार राज्य मंत्री समाज एवं SC/ST कल्याण विभाग इनको मिला है। तो नए मंत्रियों की जिम्मेदारी दे दी गई है और इस प्रभार के साथ अब चुनौतियों की एक नई श्रृंखला इनके सामने खड़ी है और यूपी मंत्री परिषद के नए चेहरे जो हैं अब विभागों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। और जितेंद्र प्रसाद की बात करें तो तकनीकी शिक्षा विभाग, पलटू राम राज्य मंत्री सैनिक कल्याण होमगार्ड और दिनेश खट्टी जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण। वीरेंद्र जी, सवाल ये भी है कि मंत्रियों ने कल शपथ ली, आज विभाग उनको मिल गए हैं और सियासत भी इन पर खूब जमकर हो रही है। तो जैसा कि आपने कहा कि ये मंत्रिमंडल विस्तार भी सियासी रणनीति को केंद्र में रखते हुए ही लिया गया है, तो निशाना तीर पर लगा है, जो तीर है वो निशाने पे लगा है। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम, इसीलिए वो विश्व की तथाकथित रूप से सबसे बड़ी पार्टी है और इस समय भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है। बड़ी मजबूती के साथ मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है भारतीय जनता पार्टी को अपने सर्वोच्चतम शिखर पर लेकर जा चुके हैं। तो ऐसे में राजनीति वो करते हैं और बड़े मजे से करते हैं, बड़े ढंग से करते हैं और बड़े तेवर से करते हैं। किसी को मिर्ची लगे, किसी को जो कहना हो कहे, और उनके इसी रवैये और उनके इसी एग्रेशन की वजह से भारतीय जनता पार्टी 3 से 83 हो गई है पश्चिम बंगाल में और कहां से कहां पहुंच गई। तो ये उदाहरण है। तो राजनीति ये करते हैं और छुप के नहीं करते, ये 24 घंटे राजनीति करते हैं। चाहे सुनील बंसल को देख लीजिए, स्वतंत्र देव सिंह को देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, चाहे जेपी नड्डा को देख लीजिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को देख लीजिए। जब वो राजनीति करने आते हैं तो सबको मिर्ची लगती है, कहते हैं कि हो ये गलत बात है, प्रधानमंत्री को इस लेवल पे नहीं आना चाहिए। लेकिन जब वो चुनावी सभा को संबोधित करने जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं जाते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता के तौर पर जानते हैं। तो वो केवल लक्ष्य ये जानते हैं कि हमें विजयी होना है और विजयी होने की वजह के कारण जो चीज हो सकती है वो सभी करते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी बदले हुए माहौल में जिस रूप में काम कर रही है, यही उसकी सफलता का राज है। राजनीति किसी को समझ में आए तो जाहिर सी बात है राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे तो आखिर क्या करेंगे। बिल्कुल। और उसी राजनीति की श्रृंखला में पहले मंत्रिमंडल विस्तार और अब विभागों का बंटवारा। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।